आधा चुप करे हुए हो। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जो था टोटली रॉन्ग, और वो कॉन्सेप्ट है पार्थेनोजेनेसिस इन एनिमल। मुझे भी शायद रोजा लग गया था। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या था? विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का या ऑफस्प्रिंग का बन जाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। चलो ये तो सही थी बात, डेफिनेशन सही थी। मैंने आपको बताया पार्थेनोजेनेसिस इन एनिमल में एग्जांपल हनी का, एंट का और वेस्ट इंसेक्ट का। ये लिख लें भाई नेम, यहां तक बात सही थी। फिर मैंने आपको बताया कि हनी के अंदर 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक का नाम है मेल, जो कि किंग कहलाता है। दूसरा फीमेल, जिसको क्वीन कहते हैं। तीसरी भी फीमेल, जिसको वर्कर कहते हैं। यहां पे ब्लेंडर था, ये प्रॉब्लम था। एक कौन प्रोड्यूस करेगा भाई? फीमेल। फीमेल एक होगी जिसको क्वीन कहा जाएगा, मेल का नंबर भी थोड़ा होगा। ये जो फीमेल वर्कर्स है ना, ये ज्यादा होंगी। अब फीमेल वर्कर कैसे बनती हैं ये मैंने गलत बताया था, सुनिए गौर से। वर्कर का बनना गलत बताया था, ठीक है। अब जो फीमेल है ये एग प्रोड्यूस करेगी, एग, ये भी एग, ये भी एग, ये एग बन गए भाई। अब एग से अगर मेल का स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, अगर फर्टिलाइज करेगा तो ये बन जाएंगे ये सारे के सारे जाइगोट। ये जाइगोट नहीं बना, ये जो हेप्लॉइड है ये ग्रो करके कन्वर्ट हो जाएगा मेल में। तो पार्थेनोजेनेसिस का जो एग्जांपल है, पार्थेनोजेनेसिस का जो एग्जांपल है वो है मेल, किंग, ना कि फीमेल। तो आप अब बताएंगे कि मेल हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? पार्थेनोजेनेसिस से बना है, एग से बना है, हेप्लॉइड है। अगर मेल हेप्लॉइड है तो मुझे बताएं गेमेट भी हेप्लॉइड प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस से या मियोसिस से? माइटोसिस से। चलो भाई, अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब फीमेल की बात, अगर फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी बन रही है, ओवरी बन रही है तो ये फर्टाइल फीमेल है, जिसको क्वीन कह सकते हैं। अगर ओवरी नहीं बन रही, ओवरी की डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ये फीमेल है मगर कौन सी? विदाउट ओवरी, नॉन रिप्रोड्यूसिंग, स्टीराइल। तो इसकी हो जाएगी शेल्फ लाइफ। असल ये कॉन्सेप्ट था, मैं रोजे में था, पता नहीं कहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया और मुझे भी याद नहीं आया। माशाल्लाह आपने, आप में से भी किसी ने नहीं बताया। अच्छा अच्छा, चलो तो ये स्टीराइल होगी। ये जो फीमेल है ये वर्कर भी है, इसको फीमेल कहते हैं मगर स्टीराइल फीमेल। इसकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड लाइफ, विदाउट रिप्रोड्यूस, एग वगैरह ये प्रोड्यूस नहीं करेगी, मेच्योरिटी नहीं आएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। मैंडिबल इसका बड़ा होगा। मैंडिबल पता है? मैंडिबल, हम दांत को मैंडिबल कहते हैं ना। इंसेक्ट में लोअर जो माउथ का पोर्शन होता है उसे हम मैंडिबल कहते हैं, लोअर लिप भी कह लें। और ये खाने पीने में हेल्प करता है। तो इसको खाना ज्यादा है ना, क्या ज्यादा खाना पीना है? नेक्टर लेके आना है। तो नेक्टर को सक करने के लिए इसका मैंडिबल थोड़ा इवॉल्व टाइप का है, क्वीन से और मेल से। और इसके अंदर वैक्स प्रोड्यूस करने के ग्लैंड ज्यादा हैं। क्यों भाई वैक्स प्रोड्यूस करने के ग्लैंड ज्यादा है? क्योंकि जो शहद बनती है, जो हनी बनती है, वो एक्चुअली वैक्स होती है, जिसको आप फ्रिज में भी जाके रखें तो वो जमती नहीं है, फ्रीज नहीं होती। ठीक हो गया, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ये जमती नहीं। वैक्स किसकी बनी होती है पता है ना? एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो C2H5OH, एक OH वाला। चलो भाई,
देखिए इतने सारे कॉन्सेप्ट एक पॉइंट से मैंने सारे के सारे उड़ा दिए, पता नहीं सारे का सारा टॉपिक पढ़ा दिया, मुझे कहीं भी याद नहीं आया कि मैं ये क्या करता जा रहा हूं। चलो मूविंग टू आगे। तो भाई अभी हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है। कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ था। चलो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बताएं। मुझे बताएं इंटरनल जेनिटलिया में कौन कौन आएंगे। टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर कौन से ट्यूब हैं जहां से स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो भाई टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेने वाले टेस्टिस के ऊपर जो लगे हुए हैं डक्ट, उनको उसका नाम एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम स्पर्म को स्टोर करना, खाना पीना देना और मैच्योर करना। अच्छा मुझे मुझे सुने, एक बात मैंने शायद नहीं की थी आपसे कि भाई जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनसे एपिडिडाइमस तक स्पर्म आएंगे ना, तो वहां भी तो फ्लूइड चाहिए ना मूव करने के लिए। क्या ये जो फ्लूइड है दैट रिक्वायर फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू द एपिडिडाइमस, क्या ये ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे वही वाले सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट? वो तो दूर है ना। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फ्लूइड भी बनता है। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ICSH, वो फ्लूइड भी प्रोड्यूस करते हैं। जो इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेल छोड़ दे, इंटरस्टिशियल को नहीं है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फ्लूइड भी बनता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को के लिए मीडियम देता है। उसको धक्का देने में पानी होगा तो स्पर्म बहते जाएंगे आसानी से। ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद कौन सी ऐसी डक्ट है जो मैच्योर स्पर्म को एट द टाइम ऑफ सेक्स उठा के ले जाएगी एपिडिडाइमिस से? वास डेफरेंस, या इसको और क्या कहा था, डक्टस डेफरेंस, या जनरली स्पर्म की डक्ट है, डक्ट ऑफ स्पर्म। चलो उसके बाद कौन सी डक्ट दी भाई? वास डेफरेंस के बाद कौन सी डक्ट दी? चलो इजैक्यूलेटरी अगर नहीं है सिंध में तो छोड़ दें, तो आप क्या कहेंगे, कौन सी डक्ट है? यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा है। ठीक हो गया, यूरेथ्रा। अच्छा मुझे बताएं, ये जो यूरेथ्रा के यूरेटर के साथ चिपका हुआ ये वेसिकल है, इसका नाम क्या है ग्लैंड का? सेमिनल वेसिकल। और इसका नाम क्या है जो यहां पे लगा हुआ है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है। यहां पे एक लगा हुआ था, यहां पे एक ग्लैंड लगा हुआ था, पता नहीं उसका नाम क्या था, कॉपरस को और क्या कहा था? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये एक होता है भाई, ये दो होते हैं प्रोस्टेट, ये भी दो होते हैं प्रोस्टेट। चलो भाई ओके। इस स्फिंक्टर का नाम आता है, क्या होता है, क्यों होता है ये स्फिंक्टर? यूरिन को कंट्रोल करने के लिए, कुल मिला के। चलो भाई, चलो भाई, मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन को भी पढ़ के रखा है हमने। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। भाई सुने, दो किस्म के एनिमल्स हैं, दो।
एक जो एनिमल है वो शो करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसी साइकिल को कहते हैं जो रिपीट होती है हर मंथ में, हर मंथ में रिपीट होती है। और एक और साइकिल है जिसका नाम है ओस्ट्रियस साइकिल। ओस्ट्रियस साइकिल, जो ओस्ट्रियस साइकिल है ये ह्यूमन में नहीं होती, ये उन एनिमल में होती है जिनको ब्रीड करने के लिए एक सीजन चाहिए। सीजनल ब्रीडर्स में, सीजनल ब्रीडर उनको कहेंगे जो साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 3, 4, 5 साल के अंदर एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर क्या प्रोड्यूस करें, एग प्रोड्यूस करें। बताएं भाई, क्या ह्यूमन में और ह्यूमन प्राइमेट में, ह्यूमन प्राइमेट किसको कहते हैं? वो चिंपैंजी, वो जो मंकीज हैं जो बिलोंग करते हैं ह्यूमन के जीनस से, उनको ह्यूमन प्राइमेट कह सकते हैं। तो भाई ह्यूमन और प्राइमेट दोनों में एग बनने के लिए सीजन की जरूरत नहीं है। एग बनता है कब? हर मंथ में, हर मंथ में। और आपने ये पढ़ के रखा हुआ है कि जब एग बनता है उस टाइम जो यूटिरस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो इनका यूटिरस सीजन में एक बार प्रिपेयर करेगा क्योंकि एग एक बार बन रहा है। और ये सीजन कब आएगी? सुने, ये सीजन कब आएगी? अब अगर बात करें रेट की, माइस की, रेट की और माइस की, और या बात करें एलिफेंट की, हाँ एलिफेंट की, तो एलिफेंट 5 साल के अंदर एक जनरेशन पैदा करती है, एक बेबी 5 साल के अंदर। और इसकी जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो 22 मंथ पीरियड है। 22 मंथ खाली इसका पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को फीड करना, ये वो, उसको मेच्योर करना, फिर उसकी सीजन आती है एग प्रोड्यूस करने के लिए, तकरीबन 5 ईयर लग जाते हैं। और रेट जो है इसकी जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो 22 दिन है। फास्टेस्ट रिप्रोड्यूसिंग एनिमल रेट है, स्लोएस्ट रिप्रोड्यूसिंग एनिमल एलिफेंट है। तो भाई सीजनल ब्रीडर जरूरी नहीं कि 1 साल के अंदर सीजन आ जाए, और आ भी सकती है। कोई तो 1 साल में 1 दफा सीजन आती है उनकी बच्चा पैदा करने की, कोई 2-3 दफा, जैसे रेट है, माइस है। और कोई तो 1 साल में नहीं, उसको चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए मेनी ईयर्स, जैसे एलिफेंट। चलो भाई, अब ऐसे एनिमल जिनके अंदर यूटिरस अपने आप को प्रिपेयर करता है पर्टिकुलर सीजन में, इनकी जो साइकिल होती है उसे हम कहते हैं ओस्ट्रियस। ओस्ट्रिया का मतलब ही सीजन होती है। ओस्ट्रियस साइकिल को एक और नाम देते हैं हीट साइकिल। हीट साइकिल। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ह्यूमन में एग प्रोड्यूस करने के साथ जो यूटिरस अपने आप को प्रिपेयर करता है, अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो यूटिरस की जो प्रिपरेशन है वो जाया जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यूटिरस में अगर इम्प्लांटेशन ना हो, पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट ये आपके, उस बुनियाद पे मैं बातें कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सिंपल नहीं जा रहा, मुझे पता है आप समझ रहे हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। तो भाई अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ मींस यूटिरस में इम्प्लांटेशन नहीं होगी। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो यूटिरस ने जो अपने आप को प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर करने का क्या मतलब था? प्रिपेयर करने का मतलब था जो यूटिरस की एंडोमेट्रियम है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है ये मोटी हुई थी, इसमें ब्लड वेसल थे, ये सारे के सारे टूट जाएंगे और टूट के बह जाएंगे। तो ये ब्लीडिंग होगी,
इस ब्लीडिंग को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये कब होगी? हर मंथ में, तब जब बच्चा इम्प्लांट ना हो। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो यूटीरस अपने आप को डिजनरेट करेगा? नहीं। अगर करेगा इट मीन बच्चे को भी गिरा रहा है। चलो सुने भाई, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन एनिमल के अंदर यूटीरस डैमेज नहीं होता, यानी ब्लीडिंग नहीं होती। इंटरनल मैकेनिज्म है, इंटरनली यूटीरस को यूटिलाइज किया जाता है। बाहर ब्लीडिंग नहीं होती, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती, जो अगर भले फर्टिलाइजेशन ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो, ठीक है, ह्यूमन की तरह ब्लीडिंग नहीं होती। इस ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन जो टर्म है ना, ये मेनेसिस में से लिया गया है, मेनेसिस। और मेनेसिस का मतलब ही क्या है? एक मंथ, मंथली पीरियड, ठीक है, मेनेसिस मेंस्ट्रुअल। अच्छा, ओस्ट्रियस साइकिल के बारे में सुने। ओस्ट्रियस साइकिल, जब इन एनिमल के अंदर एग के बनने का टाइम होगा, सपोज करें एक एनिमल ने एग बनाया है, एग बन गया उसकी बॉडी के अंदर, अब यूटीरस भी रेडी है ना फॉर द इम्प्लांटेशन। अब समझने की चीज है भाई, सुने सुने, अब एग बन गया है तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म चाहिए, इट मींस मेल चाहिए। तो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए एग के साथ साथ फीमेल बॉडी कुछ ऐसे बिहेवियर शो करती है, बिहेवियर शो करती है जो मेल को अट्रैक्ट करें। और ये बिहेवियर केमिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। ये बिहेवियर केमिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे केट जब एग प्रोड्यूस करती है तो केट के एग्जाम्पल में हम फिजिकल बिहेवियर में वाइस का एग्जाम्पल लेते हैं। बड़े वाइस करती है केट, इट मीन्स वाइस करना ज्यादा, इट मीन्स एग की प्रोडक्शन है। और हाँ, वाइस के साथ साथ केमिकल भी रिलीज होंगे। कहाँ से केमिकल रिलीज होंगे? यूटीरस से। यूटीरस से केमिकल क्यों रिलीज होंगे? वो केमिकल एडोर टाइप होंगे, उनमें एक स्मेलिंग होगी और वो स्मेल अट्रैक्ट करेगी मेल को। जैसे हार्मोन किसी चीज को, जैसे कोई केमिकल ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है, रूट को, ऐसे मेल अट्रैक्ट होगा उस केमिकल की ओर। और उस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उस टाइम जब एग प्रोड्यूस होता है बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा राइज होता है, इसलिए इसको हीट साइकिल भी कहते हैं। भाई ये नीड क्यों पड़ी फिजिकल बिहेवियर्स की? क्योंकि एग एक सीजन में बनता है, बार बार हर मंथ में नहीं बनता। तो सीजन में भी स्पर्म के और एग के मिलने यानी फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए बिहेवियर शो करती है फीमेल। अब मूविंग टू, अगर मेल ना मिले उस सीजन में तो एग फर्टिलाइज नहीं करेगा। अगर फर्टिलाइज नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी हिकिड़ो मिनट त मां हिनखे सेट कयां। सुनील भाई अलाए छो ईअं करे वियो आज। छो कामरेड हाणे खणी वियो छा लत? ॿुधाए त सही ने, सॼो सिस्टम ख़राब न। हिकिड़ो मिनट मां रिकॉर्डिंग जो वेस जो, हाँ वेस पुछ। हल बाद में पुछ जाए भला सवाल, ठीक है। पोइ ॿुधायांव।
अच्छा बुधू, सुने भाई एक सवाल है कि बाद में स्टार्ट करता हूं मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये कौन सी ट्यूब बना रहा हूं मैं? ओविडक्ट। ओविडक्ट से जो एग है कैसे मूव करके आता है यूटिरस में? तो भाई सुने, एग को तो नहीं होते ना टेल वगैरह फ्लैजिला, तो इस यूटिरस में लगे हुए हैं सिलिया। नंबर 1 क्या लगे हुए हैं? सिलिया मूव करवाएंगे, धक्का देते जाएंगे एग को। दूसरी बात, यूटिरस में लगी हुई हैं क्या? मसल्स पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करती जाएंगी, धक्का देती जाएंगी। चलो भाई आगे चलो। और तीसरी बात, म्यूकस प्रोड्यूस होती है जो एग को स्लिपरी थोड़े धक्के से डबल फोर्स लगाएगी। और स्पीड लगाओ और स्पीड लगाओ। ये मैकेनिज्म है एग की मूवमेंट का, आपके बुक में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने। मूविंग तो आगे। हाँ भाई, अभी आते हैं हम जो साइकिल 1 मंथ में रिपीट होती है, क्या कहते हैं उसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी गौर से, सर जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उनके अंदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगी या इंटरनल? कल मैंने पढ़ाया था एक है ओवीपेरस, एक है विवीपेरस। दोनों में फर्टिलाइजेशन कौन सी भाई? इंटरनल। मगर बच्चा अंडा पैदा होगा, अंडे से बच्चा पैदा होगा। जो बेबी होगा वो मदर के बाहर, अंडे के अंदर। तो डेवलपमेंट बेबी की मदर के अंदर हुई क्या? अंडे के अंदर, मदर के बाहर हुई। तो ओवीपेरस में जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल है, और जो विवीपेरस में है फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी इंटरनल है, मगर डेवलपमेंट भी माँ के पेट के अंदर। ओके, ये तो कल मैंने बताया था कॉन्सेप्ट आपको। चलो भाई। जी सर। जी हाँ, छा जे लाइ? बेबी प्रोड्यूस करण जे लाइ मेटिंग जो ज़रूरी आहे, इहो मेंस्ट्रुअल साइकिल खां बाद ॿुधाईंदुमि, उते सही सम्झ में ईंदो तव्हांखे। सुने भाई, मूविंग तो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। सुने, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज है। कितने? 4। एक को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, एक को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी वो एक्चुअल पीरियड जिसमें ब्लीडिंग होती है, और ये होता है 1 से लेकर 3 दिन का। कभी कभी 1 से लेकर 5 दिन का हो जाता है, और वेरी रेयरली ये 1 से लेकर 7 दिन का भी हो सकता है, मगर वेरी रेयर। नॉर्मल इसका पीरियड है 1 से लेकर 3 दिन ब्लीडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। चलो, मेंस्ट्रुएशन होने के बाद दूसरा फेज है, गौर से मेरे अल्फाज को सुनते जाएं, फॉलिक्यूलर फेज। इसमें क्या होता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट किया जाता है। जाओ भाई, उठो, एक्टिव हो जाओ, एग बनाओ। कौन सी फॉलिकल है ये? बताएं कमेंट में। ओवरी वाली फॉलिकल्स को ग्रो करवाया जाता है। चलो भाई, ये जैसे ग्रो करेंगी मतलब मैच्योर होंगी, तो एग भी मैच्योर होगा ना। इनके अंदर एग कौन सा है? इमेच्योर। तो ये बड़ी हो जाएंगी तो एग भी बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स मैच्योर हो जाएगा। चलो भाई, एग जब मैच्योर हो जाएगा तो बारी आएगी एग को निकालने की, जिसको हम कहेंगे तीसरा फेज, शॉर्टेस्ट फेज, थोड़े टाइम वाला ओव्यूलेशन। एग का रिलीज होना फ्रॉम द ओवरी इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट में कौन सी चीज है जो एग को कैच कर लेती है? नहीं तो एग एब्डोमेन की कैविटी के अंदर गिर जाता। ओके, उसके बाद आखिरी फेज होता है जिसको कहते हैं ल्यूटल फेज। अब ल्यूटल के बारे में
मैं बताऊंगा कि ये क्या है, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। बहरहाल समझे ये भी फेज है। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, फिर दूसरी भी बना रहा हूँ ग्राफ, और तीसरी भी बना रहा हूँ। 3 लाइन बना ली है मैंने। अब ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, 1 दिन, और ये बीच सेंटर 14 दिन, और ये आखिरी दिन 28 दिन, ये 7 दिन, ये 21 दिन। ठीक हो गया भाई, ये 14 दिन है, ये 14 दिन है। ठीक हो गया ना, 1 से लेकर 14 दिन, 21 दिन और ये 28 दिन। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेज की लेंथ है। ये शो करती है लाइन किसको? डेज की लेंथ को। अब 4 फेज हैं। तो पहला फेज जो है यहां से लेकर चला, कितने दिन तक चला? कितने दिन तक चला? 3 दिन तक चला। 3 दिन तक चला, या ये नहीं बढ़ गया, 5 दिन तक चल सकता है। बताएं इस फेज का नाम क्या है? मेंस्ट्रुएशन। दूसरे वाला जो फेज है वो चला है 5 दिन से लेकर 13 डेज पर। 1 दिन पहले उसको खत्म करते हैं, क्योंकि जो 14th डे है वो काउंट करते हैं ओव्यूलेशन का। चलो 14th डे तक ये जो फेज है, फेज नंबर 2 फॉलिक्यूलर फेज। ये मेंस्ट्रुएशन और ये फॉलिक्यूलर। और बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो दिन है, 14वां दिन है, 14th डे है, ये फेज है कौन सा? ओव्यूलेशन, तीसरा फेज। और उसके बाद 28 दिन तक बड़ा लंबा सा फेज है, जिसको हम कहते हैं ल्यूटल फेज। ये ल्यूटल फेज कितने दिन का? 14 दिन का। कितने दिन का? 14। ये कांस्टेंट होता है, बाकी कोई भी कांस्टेंट नहीं होते। ये आखिर में प्रूव होगा। इससे ये पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन लाजमी नहीं कि 14वें दिन हो, आगे पीछे हो सकती है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल लाजमी नहीं है, आगे पीछे हो सकती है। तो भाई ये सारी चीजें रिपीट करूंगा मैं। इतना समझ ले, इतना खोपड़ी में रख ले कि पहला जो फेज है वो मेंस्ट्रुएशन है। वही बात तो की है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस वहां पे मैंने लाइन में कर दिया है, उसको दिखाया है। कोई डिफिकल्ट चीज कही तो नहीं मैंने, फिर रिपीट करें क्या? मैं रिपीट करूं? ये सारी चीज मैंने वहां पे ड्रा कर दी है। कोई है एक्स्ट्रा चीज? जस्ट इसको कहा है कि ल्यूटल फेज कांस्टेंट है, और ये मैंने कहा ये शॉर्ट है। आप देखें 1 दिन का है तो शॉर्ट है। सेकंड लार्जेस्ट फॉलिक्यूलर है, पढ़ाया इनके लिए कुछ भी नहीं है अभी मैंने। ओके चलो भाई, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसका नाम होता है FSH, और दूसरे हार्मोन की जरूरत होती है जिसका नाम है LH। अब FSH की बात करूं, सुनिए भाई, FSH की बात करूं तो जो FSH है वो पहले दिनों में ज्यादा बनता है, आहिस्ता 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 कम होता जाता है। ये ब्लैक कलर का हार्मोन कौन सा बनाया है मैंने? ये कम होता जाता है। चलो सुने, इसका काम क्या है? अभी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है? यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें इंटरकनेक्टेड करके समझा सकूं, ठीक है? मैं यहां से ही स्टार्ट करता हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये लास्ट में पढ़ाता हूं, क्योंकि इसके कंट्रोल में ये फेज है। इसको फॉलो करेगा तो कैसे फॉलो करेगा? पहले फेज तक में, लास्ट में आएंगे हम। सुने भाई, अब ये FSH जो हार्मोन है, जैसे मेंस्ट्रुएशन होती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन, ये कब सीक्रेट होता है? जब क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। यानी जो पहला फेज है ये स्टिमुलेट करता है किसको? दूसरे फेज के हार्मोन को। 3-4 दिन
मेंस्ट्रुएशन चलती रहती है जब FSH आए, FSH आएगा तो इफेक्ट, तो उसके इफेक्ट में भी कुछ दिन लग जाएंगे। इफेक्ट क्या है भाई? आप कहेंगे सर FSH ने जो स्मॉल फॉलिकल थी उनको बड़ा किया। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये है ओवरी, ये है ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ये छोटा सा फॉलिकल है, इसका नाम है कौन सी फॉलिकल? मैच्योर, इमेच्योर? इमेच्योर फॉलिकल है। चलो भाई, ये इमेच्योर फॉलिकल को FSH क्या करता है? FSH इसको स्टिमुलेट करता है। कहां से आता है? कौन से ग्लैंड से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्यों आता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस का GnRH रिलीज करवाता है इसको। ओके ना? तो जब मैं पढ़ाऊंगा ना कि FSH की प्रोडक्शन या LH की हो रही है, तो ये दोनों की प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमिक GnRH के कंट्रोल में। अगर मैं पढ़ाऊंगा, सुने ये माइंड में रखें चीज, अगर मैं पढ़ाऊंगा कोई चीज यहाँ पे है, कोई हार्मोन है, व्हाटएवर कोई भी चीज है जो इसकी प्रोडक्शन को अट्रैक्ट कर रही है या सप्रेस कर रही है, तो डायरेक्ट इसको नहीं करेगी, वो मैसेज दे रही होगी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इसकी कम या हाई प्रोडक्शन करवाता होगा। ठीक है, तो सुनिए भाई, तो मेंस्ट्रुएशन ने किसको स्टिमुलेट किया? डायरेक्ट FSH को या पहले हाइपोथैलेमस को? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने ये हार्मोन प्रोड्यूस करवाए। ठीक है, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये हार्मोन आए मेंस्ट्रुएशन से। चलो भाई, FSH ने फॉलिकल को स्टिमुलेट किया तो फॉलिकल हो गई बड़ी। इसको हमने कहा अभी नहीं, एक झटके में बड़ी नहीं हो गई। प्राइमरी फॉलिकल थोड़ी बड़ी है। जैसे प्राइमरी फॉलिकल यानी फॉलिकल ग्रो की, उसने एक अदद हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो भाई किसने ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाया? FSH ने। कहां से? फॉलिकल से। कौन सी फॉलिकल? जो इमेच्योर थी या जिसने ग्रोथ स्टार्ट की? ओके, तो भाई ये फॉलिकल और बड़ी हो गई तो ईस्ट्रोजन की लेवल और बढ़ गई। अब फॉलिकल को कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अभी तक फुली मैच्योर नहीं, अभी FSH और आ रहा है और इसको मैच्योर कर रहा है। फुल मैच्योर हो गई भाई, अभी ये हो गई फुल मैच्योर, अभी ये हो गई फुल मैच्योर। तो फुल मैच्योर फॉलिकल को क्या कहा जाता है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल उस फॉलिकल को कहा जाता है जिसकी साइज मैक्सिमम हो, जिसके अंदर जो एग है वो मैच्योर हो चुका हो। ठीक है, कैसे पता चलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं मैं। स्लो पढ़ा रहा हूं मगर बड़ी टेक्निकल चीजें बता रहा हूं, सारे के सारे MCQs पूछता जा रहा हूं। सुने, कौन सी चीज इंडिकेट करेगी कि एग इज रेडी नाउ? सुने, ईस्ट्रोजन की हाई कंसंट्रेशन या FSH की? ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन हाई है, 100% सीक्रेट हो रहा है, इट मींस आपको अंदाजा लग गया है ईस्ट्रोजन तब फुल प्रोड्यूस होता है जब प्रोड्यूस करने वाला फुल होता है। इट मींस प्रोड्यूस करने वाला फॉलिकल मैच्योर है, इट मींस एग मैच्योर है। तो एग की मैच्योरिटी इंडिकेशन कहां से देखी हमने? ईस्ट्रोजन की लेवल से। चलो भाई, एक ईस्ट्रोजन की लेवल से ग्राफिन की का वजन का पता चला कि ग्राफिन भाई बड़ा काम कर रही है। बिल्कुल, और बड़ा काम कब करती है? जब फुल मैच्योर होती है। एग भी तब बनता है। भाई सुने, अब यहां तक मैं ग्राफ बना रहा हूं। पता है ये कौन सा दिन आ गया है जब ईस्ट्रोजन 100% प्रोड्यूस हो रहा है? ये 13th डे है या 14th डे है? मतलब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अगर मैं अब FSH को बनाऊं, देखें ये FSH, आप कहेंगे सर FSH क्यों डाउन हो रहा है? और आप कहेंगे सर ये वाला हार्मोन LH पहले तो कम था, पहले तो कम था, अब ये बढ़ता जा रहा है। 14वें दिन कौन सा हार्मोन पीक पर है? LH। पता है क्यों? सुने, बड़े काम की चीज कह रहा हूं मैं। सुने,
FSH का LH पर नेगेटिव इंपैक्ट है, FSH का LH पर नेगेटिव इंपैक्ट है। कैसे भाई? FSH है, सॉरी, एक मिनट, जो ईस्ट्रोजन है, यहां से बात स्टार्ट करता हूं। जो ईस्ट्रोजन है इसका FSH पर कौन सा इफेक्ट है? तो भाई सुनिए, FSH आया, FSH ने किसकी प्रोडक्शन करवाई है? पहले दिनों में ईस्ट्रोजन की लेवल हाई है या बाद में हाई होती जा रही है? मैक्सिमम हाई कब है? तो भाई ये मैं येलो कलर से नहीं, ब्लैक कलर से ये हार्मोन बना रहा हूं इस दूसरी डायग्राम में, जो कि अब ओवरी के हार्मोन की डायग्राम बना रहा हूं। ये किसके हार्मोन थे? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की डायग्राम है। ये हार्मोन बना रहा हूं ओवरी के हार्मोन। अब फॉलिकल से हार्मोन बना है, पहले दिनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आप देखेंगे 14वें दिन पर इसकी क्या है? पीक। कौन सा हार्मोन है ये? ईस्ट्रोजन। इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉलिकल जो है वो मैच्योर है। फॉलिकल मैक्सिमम साइज में है तो ईस्ट्रोजन भी मैक्सिमम नंबर में है। तो जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा FSH कम होता जाएगा। तो पहले दिनों में FSH ज्यादा था, ईस्ट्रोजन बढ़ता जाता है, FSH कम होता जाता है। बताएं ये डाउनफॉल ऑफ FSH किसकी वजह से है? ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से है या कम होने की वजह से? मतलब नेगेटिव इफेक्ट। और ईस्ट्रोजन की बड़ी गहरी दोस्ती है LH के साथ। ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, वहां से LH बढ़ता जा रहा है। तो ये ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से LH का बढ़ना, यानी ईस्ट्रोजन का LH पर कौन सा इफेक्ट है? पॉजिटिव। अब पूछूं सवाल में, भाई डेज हो गए कितने? 13th डे तक क्या हुआ? फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कम है ना, और LH इंक्रीज हो गया। क्यों? ईस्ट्रोजन के कहने पर। ईस्ट्रोजन क्यों बढ़ गया? FSH ने बढ़वाया। FSH ने भलाई की है ईस्ट्रोजन के साथ, और ईस्ट्रोजन ने उसके साथ बड़ी बुराई की है, गद्दारी की है, बेईमानी की है। तो भाई ये इनका रिलेशन अगर आपको समझ आ गया तो ठीक 14वें दिन एग यहां से होगा रिलीज, एग हो जाएगा रिलीज। कहां से रिलीज होगा? ग्राफियन फॉलिकल से एग हैज गॉन इनटू द ओविडक्ट। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो हो जाएगी विदाउट oocyte, खाली बैग बन जाएगी, खाली पाउच बन जाएगी। उस खाली पाउच को हम कहेंगे, अच्छा ये येलो हो जाएगी और ये डेड होती जाएगी, खाली होती जाएगी, डेड होती जाएगी, येलो होती जाएगी। इसको कहेंगे कार्पस ल्यूटम। हाँ भाई, ये एग कौन से दिन पर निकला? ये दिन कौन सा है? 14th। ये कौन सा फेज हो गया एग का निकलना? ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन ने करवाई? LH ने। डायरेक्ट पूछे तो LH ने। LH को किसने बुलाया? फिर आप कहेंगे ईस्ट्रोजन ने। ठीक हो गया। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो एग को रिलीज करवाता है। इसका काम क्या है? क्या करवाना? ओव्यूलेशन करवाना। इसका काम क्या हो गया? एग को बनवाना। तो ये पहले दिनों में हाई है और ये एग बनने के बाद हाई है। ये एग बनवाएगा और ये एग को, बने हुए एग को रिलीज करेगा। भाई सुने सुने, अब यहां पे मसला ये है कि थोड़ा सा ऐसे FSH का सर्ज नजर आता है। क्यों? आप कहेंगे सर देखे ना, ये ईस्ट्रोजन जो आप कह रहे हैं क्या कर रहा है? हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन क्या कर रही है भाई? किसको अट्रैक्ट कर रही है? तो डायरेक्ट अकेले LH को अट्रैक्ट करेगी क्या? मैसेज देगी हाइपोथैलेमस को
यानी अभी मैं डेप्थ में बता रहा हूं बात ईस्ट्रोजन की, कि ईस्ट्रोजन का बढ़ जाना इज द स्टिमुलस फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक को हार्मोन को प्रोड्यूस करता है क्या? दोनों को साइमल्टेनियसली करता है, मगर एक को कम दूसरे को ज्यादा क्यों? दोनों बराबर क्यों नहीं? क्योंकि एफएसएच, हाइपोथैलेमस कह रहा है कि एफएसएच भी निकले, मगर ईस्ट्रोजन की हाई लेवल कुछ सप्रेशन करके भी खड़ी हुई है एफएसएच के ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट की वजह से। एफएसएच उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा जितना एलएच हो रहा है। एलएच पर कोई नेगेटिव इफेक्ट है? उल्टा पॉजिटिव इफेक्ट है, जितना पैदा होगा उससे डबल। तो एफएसएच का थोड़ा बढ़ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस को तो मैसेज मिल रही है ना भाई हार्मोन भेजो, और वो एक नहीं भेजता, वो दोनों भेजता है। अब एक दोनों इक्वल कब भेजेगा? जब कोई किसी के लिए रुकावट ना हो। कौन सी रुकावट? ईस्ट्रोजन रुकावट है ना, किसके लिए है? तो एफएसएच को हाइपोथैलेमस ने कहा निकलो, वो नहीं निकल सका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट्रोजन। निकला मगर उतना नहीं निकला, हाई स्टिमुलस थी, उतना नहीं निकला। चलो भाई, ये सर्ज क्यों हुआ? ये हाइपोथैलेमस को जल्दी सिक्रेशन करने का ऑर्डर मिला इसलिए हुई। चलो ये क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे वाला हार्मोन बना रहा हूं। सुने, एक हार्मोन है, ये येलो कलर से बना रहा हूं, ओवरी का हार्मोन है। देखिए ये सोया पड़ा है, सोया पड़ा हुआ है का मतलब नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ओव्यूलेशन तक प्रोड्यूस नहीं हुआ, ओव्यूलेशन के बाद 1-2 दिन गुजर गए भी नहीं हुआ। भाई बात ये है कि ग्राफियन फॉलिकल से कार्पस ल्यूटम में कन्वर्ट होना, ऐसा नहीं है अभी एग निकला है ग्राफियन फॉलिकल को कार्पस ल्यूटम 1 मिनट के बाद कहेंगे, नहीं, 2-3 दिन लग जाएंगे जब तक वो अपने ग्लैंड्यूलर लेवल में आ जाए। इसको कहते हैं ये ग्लैंड्यूलर फॉलिकल है। ग्लैंड्यूलर फॉलिकल क्यों? क्योंकि ये सिक्रेशन करती है, बाद में जस्ट इसका काम, पहले एग भी बनाना काम है, सिक्रेशन करना भी काम है, बाद में जस्ट सिक्रेशन करती है। तो ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के लिए 1-2 दिन लगेंगे। तो 1-2 दिन कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा। 1-2 दिन के बाद यानी ओव्यूलेशन के बाद 15th डे पर नहीं, 16th 17th डे से कार्पस ल्यूटम से एक और हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगा जो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन किसका हुआ भाई? चलो, पिट्यूटरी का या ओवरी का? ओवरी के फॉलिकल का या कार्पस ल्यूटम का? कार्पस ल्यूटम, कार्पस ल्यूटम का। अगर आपको एग्जामिनर कहे कि जो फॉलिकल्स है डीजनरेटेड फॉलिकल कह रहा है, कार्पस ल्यूटम नहीं कह रहा, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी? तब भी आपका ऑप्शन होना चाहिए ईस्ट्रोजन। बात समझ नहीं आई किसी को भी? सुने, किसी को भी बात समझ नहीं आई? सुने, कितने फॉलिकल्स होते हैं फॉर द एग प्रोडक्शन? 37 सपोज कर लें एक मंथ में, इसके इधर उधर हो सकते हैं। एक प्रोड्यूस करता है एक बागी, 36 को डीजनरेट किया जाता है। क्या वो डीजनरेटेड कार्पस ल्यूटम में कन्वर्ट होते हैं? नहीं। तो वो जो डीजनरेटेड है वो कार्पस ल्यूटम नहीं है, ये हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। प्रोजेस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस होगा? जब ये एग को निकाल के कन्वर्ट हो जाए किसमें? येलो स्ट्रक्चर में। क्या कहेंगे येलो स्ट्रक्चर को? कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम से प्रोड्यूस होगा कौन? प्रोजेस्टेरोन। तो फॉलिकल का है भी हम कहेंगे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। और डीजनरेटेड फॉलिकल, ये बुक की लाइन है सिंटेक्स की, इसलिए बता रहा हूं, लिखा हुआ है डीजनरेटेड फॉलिकल प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। तो बच्चे का माइंड जो चला जाता है डीजनरेटेड के बारे में, ये कार्पस ल्यूटम की बात कर रहा है, इसलिए मैंने बात बताई। चलो मूविंग टू आगे। भाई कौन सा फेज स्टार्ट है अभी? कार्पस ल्यूटम वाला, ल्यूटल फेज। क्यों कहा इसको ल्यूटल फेज? क्योंकि कार्पस ल्यूटम बन रहा है। इस फेज में कौन सा हार्मोन बन रहा है? प्रोजेस्टेरोन बन रहा है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? ईस्ट्रोजन क्या करता है? सुने भाई, ये एक चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं। कौन सी चीज नहीं पढ़ी हमने? ये चीज नहीं पढ़ी कि ईस्ट्रोजन बेचारा जो बढ़ता जा रहा था
14वें दिन तक इसने किया क्या, इसने भाई एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया। तो मैंने ये जो थर्ड ग्राफ बनाई है ये वाली मैंने बनाई है किसके लिए, एंडोमेट्रियम के थिकनेस के लिए। तो भाई पहले दिन मेंस्ट्रुएशन वाले हैं, बताएं ये जो थिक वास्क्यूलर मोटी स्पंजी एंडोमेट्रियम होगी वो क्या हो जाएगी, थिन। समझ आ गया? इस लाइन का मतलब क्या है, ब्लीडिंग हो गई। जस्ट आफ्टर द ब्लीडिंग इसने अपने आप को रिपेयर करना स्टार्ट किया। किस हार्मोन का काम है ये, ओके ये काम है ईस्ट्रोजन का। क्या किया ईस्ट्रोजन हार्मोन ने, ईस्ट्रोजन हार्मोन ने एंडोमेट्रियम को मोटा किया, ठीक है। तो 4-5 दिन तो मेंस्ट्रुएशन हो रही थी, 4-5 दिन फोलिकल आया, फोलिकल FSH आया, फोलिकल को बड़ा किया, पहले थोड़ा बना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हुई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। 14th डे तक एंडोमेट्रियम बड़ा मोटा सा हो गया, रेडी हो गया फॉर द इम्प्लांटेशन। किसने किया ये रेडी, ईस्ट्रोजन ने। चलो भाई अब ईस्ट्रोजन 14वें दिन के बाद बनेगा नहीं बनेगा, सोर्स खत्म हो गया। एक कुछ बनता है मगर अपने बुक के अगर पूछे ना, अगर एग्जामिनर पूछे आफ्टर ओव्यूलेशन क्या ईस्ट्रोजन बन सकता है और डीजनरेटेड फॉलिकल का ऑप्शन आपको दे तो हाँ कहेंगे, ठीक है, तो हाँ कहेंगे आप, हाँ कहेंगे। इन जनरल पूछ ले आफ्टर ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन बनता है तो प्रोजेस्टेरोन कहेंगे, और दोनों के ऑप्शन हो तो भी प्रोजेस्टेरोन को कहेंगे, भाई प्रोजेस्टेरोन बनता है। एक्चुअल काम आफ्टर ओव्यूलेशन किसका है, प्रोजेस्टेरोन का है, इसलिए हम आफ्टर ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। चलो भाई, तो मेन सोर्स कौन सा है ईस्ट्रोजन का, मेन सोर्स है एक्चुअल फॉलिकल ये वाली। चलो सुनिए, अब ये ब्लैक कलर से मैंने ईस्ट्रोजन बनाया था, अब ईस्ट्रोजन की लेवल बुक में देखेंगे फॉल हो रही है, और आप देखेंगे जो प्रोजेस्टेरोन है वो आफ्टर ओव्यूलेशन इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने के बाद ये जो ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरोन की लेवल है ये कौन से दिन तक फॉल जा रही है, तकरीबन 28th डे पर ये फॉल हो रही है। क्यों भाई, सुने अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं कि ये जो प्रोजेस्टेरोन बना कब ज्यादा बनेगा, कब बनना स्टार्ट होगा, कब बनना खत्म होगा। तो भाई ओव्यूलेशन के बाद 1-2 दिन तो नहीं बनेगा, जब तक कार्पस ल्यूटम अपने फॉर्म में आ जाए तो नहीं बना, कुछ दिन नहीं बना, देखें बुक में ऐसा ही डायग्राम है। और कुछ दिन बनने के बाद प्रोडक्शन थोड़ी स्टार्ट होगी, पीक पर जाएगा, 21-22वें दिन पर इसकी पीक होगी। उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल से कार्पस ल्यूटम बना डेड है ना, अभी ग्रो तो नहीं कर रहा, अभी हार्मोन बनाता जा रहा है, तो ये कम होता जा रहा है, डीजनरेट होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है। तो तकरीबन 27th डे पर या 26th डे पर ये हो जाता है 0, तो हार्मोन भी हो जाता है। तो ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन 0। अभी इसको कोरिलेट करना है किसके साथ, हमजा यही बात बताने जा रहा हूं मैं। अभी इसको कोरिलेट करना है किसके साथ, फर्टिलाइजेशन के साथ। भाई सुने अगर मैं ये कहूं कि यहां तक एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया ईस्ट्रोजन ने, ओव्यूलेशन के बाद भी एंडोमेट्रियम मोटी रही है, 28वें दिन तक मोटी रही है। उसके बाद ये जो हो जाएगी क्या, 28वें दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, यानी ये फेज आएगा, 28वें दिन के बाद डैमेज होगी। मतलब ये एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन करके रखा है, 2 हार्मोन ने रखा है ओव्यूलेशन से पहले, ईस्ट्रोजन ने और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन ने। भाई सुने, अगर ओव्यूलेशन हुई है 14वें दिन
तो 14वें दिन के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, या 14वें दिन या 15वें दिन, या मतलब एक 48 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, एग के निकलने के बाद भाई फर्टिलाइजेशन हो गई। तो ये जर्नी कितने टाइम की है फ्रॉम ओवरी टू यूटिरस पहुंचना एग का? 6 से 7 दिन, याद है ना। और कौन सी स्टेज चाहिए यूटिरस में इम्प्लांट होने के लिए? चलो भाई ये चीजें अपनी खोपड़ी में रख के मुझे बताएं। फिर आपने कैमरा का काम खराब कर दिया। चलो भाई सुने, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि 14वें दिन के बाद फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है? यहाँ पे बना रहा हूं मैं। फर्टिलाइजेशन जो हुई है वो ओविडक्ट में हुई है, और ये फर्टिलाइज्ड एग आ रहा है, मूव करता और ग्रो करता टुवर्ड्स द यूटिरस। भाई कितने दिन मिलाएंगे इसमें? 7 दिन मिलाएंगे 14 में, तो कितने दिन बन जाएंगे? 21। 21वां दिन वो दिन है जब इम्प्लांटेशन होने के चांसेस हैं। क्यों? राइट इन द चैट बॉक्स। क्योंकि ओव्यूलेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, 6-7 दिन में यूटिरस में प्लास्टुला एज तक पहुंच जाएगा। जो 21वां या 22वां दिन, कुछ इधर उधर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन के जस्ट आफ्टर या थोड़ा बाद हुई है, तो समझ लें। तो ये 21st 22nd डेज इम्प्लांटेशन के डेज हैं, और उस टाइम प्रोजेस्टेरोन की मैंने क्या कहा था? पीक है, पीक है। तो भाई एंडोमेट्रियम को अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अच्छा एक और बात, अगर मैं कहूं एंडोमेट्रियम को ग्रो कौन करवाता है और मेंटेन कौन करता है, क्या कहेंगे? एस्ट्रोजन ग्रोथ करवाता है, और उस ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन भाई है एस्ट्रोजन का, जो एस्ट्रोजन के मरने के बाद ड्यूटी देता है। चलो भाई, चलो भाई, अब 21वें 22वें दिन हो गई फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, होनी थी कब? ओव्यूलेशन के बाद। इम्प्लांटेशन होनी थी कब? 21वें 22वें दिन तक। अगर इम्प्लांटेशन नहीं है, इट मीन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो क्या कह रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन खत्म होगा कि नहीं होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो 27वें दिन 28वें दिन ये कार्पस ल्यूटम आपका खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा 0। अभी बताएं 28वें दिन के बाद एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई है? कोई नहीं है। अगर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, तो 28वें दिन के बाद यानी अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट। अगर 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 अच्छा, तो इस फेज के बारे में पता चला कि मेंस्ट्रुएशन फेज किसकी वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से। और ये कमी कब होती है? दो रीजन है भाई, दो रीजन है। एक तो फर्टिलाइजेशन ना हो तो इसकी प्रोडक्शन खत्म, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई। सुने, बात समझ में नहीं आई? सुने, और से सुने भाई। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाए 21वें 22वें दिन, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद यूटिरस में बच्चा पहले क्या बनाता है माँ के साथ? कौन सा कनेक्शन? प्लेसेंटा। और पता है प्लेसेंटा का पहला काम प्रोजेस्टेरोन 2 बनाना है। इट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो 21वें 22वें दिन इम्प्लांटेशन होगी, और 21वें 22वें दिन प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई है, और ठीक इम्प्लांटेशन के बाद यानी 21वें 22वें दिन के बाद 23वें 24वें दिन तक दूसरा सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से बनना स्टार्ट होगा। तो क्या ये 28वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन की कमी महसूस होगी? किसने पूरी की? कार्पस ल्यूटम वाले प्रोजेस्टेरोन की कमी प्लेसेंटा ने पूरी की।
तो इट मीन्स प्रेगनेंसी हो गई, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, अब 9 मंथ के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए, ताकि 9 के 9 मंथ सारे का सारा गेस्ट्रेशन पीरियड मदर और बेबी के बीच, मदर और बेबी के बीच मतलब है एंडोमेट्रियम और बेबी के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब प्रोजेस्टेरोन चाहिए। तो प्लेसेंटा पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में होता है और प्लेसेंटा हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है, बच्चा नहीं गिरता, प्रेगनेंसी होल्ड करके रखता है प्लेसेंटा। और बताएं जब प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान मेंस्ट्रुएशन होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, दूसरा फॉलिक्यूलर हार्मोन आएगा, फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करेगा, दूसरे एग मैच्योर होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, 4 फेज थे। मुझे बताएं पोस्ट ओव्यूलेटरी किसको कहेंगे, प्री ओव्यूलेटरी किसको कहेंगे? भाई फॉलिक्यूलर को प्री ओव्यूलेटरी, ल्यूटल को, अच्छा प्रोलीफेरेटिव किसको कहेंगे, जिसमें एंडोमेट्रियम प्रोलीफेरेट हो रहा है, फॉलिक्यूलर को। और सिक्रेटरी फेज किसको कहेंगे, कार्पस ल्यूटम वाले को, ल्यूटल को। तो ये दूसरे नाम है इनके, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है भाई, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे आगे। कांस्टेंट वारो कॉन्सेप्ट विसरी वयो। देखें भाई, देखें अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए 30 डेज की, तो जो ल्यूटल फेज है वो कितना है? तो बताएं ओव्यूलेशन कौन से दिन होगी? 16 डे पर होगी। नहीं आई बात समझ किसी किसी को? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन की हो जाए तो उसमें 14 निकाल दें, क्योंकि 14 दिन होंगे ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज ये 14 दिन में कार्पस ल्यूटम खत्म हो जाता है, इसीलिए ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया? तो कौन से दिन ओव्यूलेशन होगी? तो ओव्यूलेशन का कोई भी कांस्टेंट टाइम नहीं है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबी और कम क्यों होती है? हार्मोनल इम्बैलेंस। नॉर्मली एवरेज 28 डेज की है, मगर ये 35 डेज तक हो सकती है और 25 दिन की भी हो सकती है। इसके नीचे और उसके ऊपर ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये कोई एबनॉर्मलिटी है। 35 डेज और 25 डेज के बीच ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, मसले वाली बात नहीं है। अगर 25 दिन से कम हो रही है या 35 दिन से ऊपर जा रही है तो ये ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये ओवरी को, यूटिरस को नुकसान दे सकता है, ये किसी डिजीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, वगैरह वगैरह, इनफर्टिलिटी हो सकती है। आगे पढ़ेंगे हम, आगे एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी वाला। 1 ओवरी हर मंथ में एक ओवरी एक प्रोड्यूस करती है। तो बताएं 2 ओवरीज हैं, एक राइट ओवरी, जो राइट ओवरी है, राइट ओवरी 1 साल के अंदर कितने एग प्रोड्यूस करती है? 6। हेलो भाई, ठीक है, शुक्र है। इट मीन्स आफ्टर 1 मंथ एक ओवरी, अगले मंथ ये प्रोड्यूस नहीं करेगी, उसकी ड्यूटी है, उसके अगले मंथ ये एग प्रोड्यूस करेगी। अचो अदा इंजीनियरिंग वारा अचो अचो, असां निकिरूं था।